हेलो हेलो हेलो। हेलो सर। मैडम पर डिस्टर्ब आवाज वॉइस नहीं। हेलो सर। Ma'am, you're audible, clearly audible. ओके The slides are also visible, ma'am. Thank you. ओके, थैंक यू मैडम। स्टार्ट करना। Shall I start or? हेलो, आवाज आ रही मेरी मैम? हाँ आ रही है सर। जी जी मैम, शुरू करते हैं। शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमाम आद्याम जगद व्यापिनीम वीणा पुस्तक धारिणीम अभयदाम जाड्यांधकारापहाम हस्ते स्फटिक मालिकाम विदधतीं पद्मासने संस्थितां वंदे ताम परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धि प्रदाम शारदाम। आज आप सभी का वापस हमारे इस सेंटर फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार वापस स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो है प्रोफेसर दिनकर गोविंद थत्ते जी, जो आयुर्वेद के बहुत बड़े अपने आप में ख्यातनाम विशेषज्ञ रहे हैं, उनकी स्मृति में एक लेक्चर सीरीज, ऑनलाइन लेक्चर सीरीज का आयोजन कर रहे हैं व्यवहारिक शारीर के ऊपर। इस क्रम में 5 व्याख्यान पहले हो चुके हैं। आज हमारा 6ठा व्याख्यान होने जा रहा है। प्रोफेसर सरोज पाटिल जी, जो पूना में तिलक आयुर्वेद महाविद्यालय में रचना शास्त्र विभाग में प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष हैं, और उनके जो अनुभव को हम सुनेंगे। तो हमारा ये जो सेंटर फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, मानव संसाधन विकास केंद्र, हमारे माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर डॉक्टर अभिमन्यु कुमार जी की जो विजन है, उसके अंतर्गत जनवरी 2020 में स्थापित हुआ था। और इसके अंतर्गत, उसके एम्बिट में हम ये सभी जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंतर्गत डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं, जिसके अंतर्गत ये फैकल्टी टीचर्स अपग्रेडेशन, नॉलेज अपडेट के प्रोग्राम के लिए ये सीरीज, ऑनलाइन लेक्चर सीरीज चलाई जा रही है। मैं आज इस कार्यक्रम में, इस अवसर पर, इस लेक्चर में उपस्थित कई जो बड़े बड़े जो हमारे ख्यातनाम हमारे आयुर्वेद के विशेषज्ञ हैं, उन सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं देख पा रहा हूं हमारे साथ में प्रोफेसर नीलेश कोल्डे जी जुड़े हुए हैं, गोवा से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में प्रोफेसर अभिजीत पाटिल जुड़े हुए हैं, और भी कई नाम हैं जो अभी मैं देख रहा हूं। कई नाम और भी हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं देश भर से। टीना सिंघल है, डॉक्टर टीना सिंघल, और भी काफी नाम है। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और साथ ही मैं स्वागत करता हूं हमारे आज के व्याख्यान करता हैं, कर्त्री हैं डॉक्टर सरोज विनय पाटिल जी का। इनका मैं छोटा सा परिचय आपको देना चाहूँगा। आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आपका अनुभव, जो 31 वर्ष का अनुभव है, वो अपने आप में ही बयान करता है कि आपका कितना वास्ट, कितना वाइड अनुभव जो है हमारे जो शरीर रचना विज्ञान में है। आप डॉक्टर सरोज विनय पाटिल जी प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट रचना शारीर हैं, तिलक आयुर्वेद महाविद्यालय पुणे में। आपका, जैसा कि मैंने बताया, अनुभव यूजी का 31 ईयर्स का है और पीजी का 19 ईयर्स का है।
आप रिसोर्स पर्सन रहे हैं तिलक आयुर्वेद महाविद्यालय में जो आयोजित रचना शारीर जो ROTP CME प्रोग्राम्स हुए थे, सौभाग्य से 2009 में जो कार्यक्रम हुआ था अप्रैल मई में, उसमें मैं भी उसका एक पार्टिसिपेंट था। आई एम प्राउड टू बी देयर। इसके बाद में मैडम जो हैं डॉक्टर जो अपने CME प्रोग्राम में सूरत आयुर्वेद कॉलेज द्वारा और आयुर्वेद कॉलेज वर्धा द्वारा और आयुर्वेद कॉलेज आनंद द्वारा आयोजित जो CME प्रोग्राम्स हैं उनमें भी एज ए रिसोर्स पर्सन पार्टिसिपेट कर चुकी हैं। मैम को जन सेवा प्रतिष्ठान पुणे द्वारा बेस्ट टीचर अवार्ड मिल चुका है। राष्ट्रीय शिक्षण मंडल पुणे द्वारा बेस्ट टीचर अवार्ड मिल चुका है। आपको वैद्य PY खादीवाले रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे द्वारा डॉक्टर BG घाणेकर अध्यापन पुरस्कार मिल चुका है और आपको नेशनल शारीरिक रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा फेलोशिप से भी अवार्ड किया गया है। तो ये कुछ एक गिनी चुनी जो उपलब्धियां हैं। मैंने कल मैडम से निवेदन किया था कि मैडम आपका हमको करिकुलम विटा भिजवा दीजिए, आपका जो है परिचय थोड़ा सा हमको भिजवा दें। तो उन्होंने क्या आवश्यकता है, तो ये एक उनके सहज ही जो है जमीन से जुड़े होने के एहसास को हम सब लोगों को बताता है। फिर भी मेरे कहने पर उन्होंने थोड़ा सा हमको बायोडाटा जो उपलब्ध करवाया, उनके बहुत आभारी हैं। तो मैं अब आज आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर सरोज पाटिल जी से कि आप आएँ और आज के विषय अप्लाइड पर्सपेक्टिव ऑफ आयुर्वेदीय गर्भ शारीर के ऊपर अपना व्याख्यान से हमें लाभान्वित करने का काम करें। ओवर टू यू प्रोफेसर सरोज पाटिल जी। बहुत बहुत वेलकम, स्वागत। धन्यवाद सर for your kind introduction. First of all, I would like to express my sincere gratitude towards late Dr. Thatteji. He was our guru and we remember him every time. He was the great legend personality of Rachana Sharir, and he tried to gather or to bring together all the Sharir faculties on one platform. He visited many places, many museums of Rachana Sharir. He motivated all the teachers by awarding fellowships or for awarding for their dissertations. He appreciated our work many times. So उनको अभिवादन करके मैं अभी शुरू करती हूँ। धन्यवाद सर। I would like to thank Honorable Vice Chancellor Dr. Abhimanyu Ji Kumar and his team and all the organizing members of this lecture series, especially Dr. Rakesh Ji Sharma sir, for inviting me as a guest speaker for this lecture. Thank you very much, sir. Now coming to the subject, what happened in last month on 26th June, there was a foundation day of our institute, Tilak Ayurved Mahavidyalaya. It was 88th foundation day, and the chief guest of the function was Dr. Rajiv Yeravdekar sir, and he in his speech he expressed that the modern science, that means that the graduation degree is MBBS, then after completion of MBBS the post graduation degree study is there, then the super specialization of the particular subject is there. So he was worried about there should not be any super specialization, for example in right eye and left eye. So that is the case in the modern medical science. So all things are restricted, and
opposite to that, he said that the Ayurved Shastra or Ayurved science is holistic science. It is having holistic approach. So that is the strength of our Ayurved science. Okay. So coming to the Ayurved Shari, uh, now, everyone knows. Do you know the beauty of our Ayurved Sharir of the or the Sharirasthan of the Sushrut Samhita? So Sushrut Samhita is having 10 chapters, and the first chapter is Sarvabhuta Chinta Sharir, which includes the topics related to Srushti Utpatti Krama, Atma, Prakriti Vichar, Panchabhautik Vichar, and all many things. Then the second chapter is Shukra Shonita Shuddhi Sharir. Then Shukra Shonita, in this chapter, what is mentioned? The first, the Dushita Shukra or Shukra Dushti, that is Vataj, Pittaj, Kafaj, Shukra Dushti is explained. The treatment of this Dushti is explained, and then the Prashasta Shukra Lakshana are mentioned. Like this, about the Artava Dushti, next to that, the Artava Dushti is explained, which is Vataj, Pittaj, Kafaj, Sannipatik, Artav Dushti. Then the treatment of, hello, am I audible? Yeah, you are audible, Yes, madam. sir. Thank You you. are audible. So, so the Artav Dushti is explained. The treatment of Artava Dushti is mentioned, and after that, Prashasta Artava Lakshanas are mentioned. The third chapter deals with the Garbhava Kranti. Then the fourth chapter is Garbha Vyakaran Sharir. Next to that is the Sharir Vyakaran, and then sixth chapter is Varma Sharir, then Sira Varna Vibhakti Sharir, then Sira Veda Vidhi Sharir, Dhamma Sharir, and the last chapter is Garbhini Paricharya Sharir. When we study, when in the Sharir Rachana Sharir subject, when we want to refer some reference from regarding one topic, we directly go to the that particular adhyaya. For example, if I want some reference of Snayu, then I go to the Sharirasthan, in the fifth chapter, and study the references of collect the references from that chapter. But we don't see the other chapters. So why he has mentioned the first, why Sushrutacharya has mentioned the first chapter, Sarvabhuta. The last chapter is Garbhini Paricharya. The reason we find differences is he thought about the theory of the he आइडिया मिलता है health of the population. So तो सबको एक एक बार ही समझ में नहीं आई उसकी टेंशन मेरे को तो उसने यही बताया कि आज क्लास है उनका मैं नहीं डायरेक्ट कोई काम लगता है hello, someone is speaking in between, so there is disturbance. Please mute your mics. Okay. So Sushrutacharya. Sushrutacharya has considered the regarding the health of the next generation. That is important. See, Mother Nature has provided the bestow of reproduction to all living beings and enabling them to preserve their species. So, for the preservation of the species, reproduction quality is there in every living being,
But the human being is the most evolved creature and most intelligent animal. And the aim of human being is to have the child or to have the children with many good qualities. So considering this, the planning for better property or properties in the progeny or better qualities in the next generation starts even before the marriage, before conception. So, great importance should be given to the physiological and psychological normalcy, and that is the general health of the couple. And because the parents, uh, the parents only provide the body to the offspring, and it is said that the body, complexion, intellect, strength, energy, etc., all these things depend upon the deeds and the qualities of the parents as well as deeds of the previous life. So, in our Sharirasthan only, in some chapters, specific diet, specific different sanskaras, they are mentioned there and they play vital role for achieving the healthy child. So, this is the beauty of our Sharirasthan. And the Garbha Sharir is the unique subject of this Sharirasthan. So, let us move ahead. Everyone knows all these sutras, and it is the Ayurvedic perspective of Garbha Sharir, but I'll explain its application. So definition, we know Shukra Shonitam Garbhashayastam Atma Prakruti Vikara Sammurchitam Garbha iti Uchyate. Now, why all these things are mentioned here? Shukra Shonita, we know Shukra Shonita and Atma. They are coming together, they unite together in the Garbhashaya and the Garbha is formed. But here Sushruta Charya mentioned that Prakruti Vikara Sammurchitam, Atma Prakruti Vikara Sammurchitam. Now Murchitam, if we see the meaning of Murchita, so it is also the meaning is spiritual ignorance or delusion or Brahma, like that way, because the Brahma is it is said that Brahma is the Satya. So only the soul or Brahma, it is the Satya. But when it is united with the Prakruti, Ashta Prakruti, Shodasha Vikara, then it becomes Murchita. And the Sam is the prefix here, which means the Samyak. That means the proper or balanced proportion. So all these things, so this is important because the students write the meaning of vikara as the disease sometimes. So this should be understood, I think. And all these all the garbha includes all the 25 things which are mentioned by the Sankhya or the in the first chapter. So this is the definition of the garbha. Then this definition is for the comparison that in modern science the definition of embryo is given and definition of fetus is given, but it does not it doesn't include all the atma, soul, or which is important for Ayurveda point of view. Now we know the factors responsible for formation of garbha. Dhruvam, we know, every one of us we know the sutra, that is the Dhruvam Chaturnam Sannidhyat Garbhasyat Vidhi Purvakam Rutu Kshetrambu Bijanam Samagrat Ankuru Yatha. Now every one of us know the meaning of this. All the four things which are essential, that is the Yogya Kala, that is season, soil, fertile soil, and water, and best quality seed. It is essential for the germination. But like that way, these four factors are also responsible for the formation of the garbha. Now we let us move to the Rutu. Now what is Rutu? Everyone knows that Rutustu Dvadasha Ratri Bhavati Drushtartavaha.
वो इट इज 12 दिन का होता है. इट इज अगेन द नेक्स्ट सेंटेंस इज अदृष्टार्थः अपि अस्ति इति एके भाषन्ते. Now, in the commentary, it is mentioned that ऋतूनां शोणित दर्शन उपलिक्षिता गर्भधारण योग्य स्त्रीणाम अवस्था विशेषा. So, वो जो 12 दिन का ऋतु ये बताया गया है, तो हम लोग अगर मॉडर्न से कंपेयर करें तो ओव्यूलेटरी पीरियड इट इज ऑल्सो सेड दैट भवेत गर्भाय च आर्तवम. आर्तव जो होता है, जो गर्भधारणा के लिए योग्य होता है, वो इस ऋतु में उपस्थित होता है. इसीलिए दिस ऋतु और योग्य काल इट इज इम्पोर्टेंट. बट व्हाट इज अदृष्टार्थः? नाउ अदृष्टार्थः इज अगेन वन कंडीशन. सी आफ्टर डिलीवरी इन सूतिका अवस्था उसमें कुछ महीने, दैट मीन्स इट डिपेंड्स ऑन द प्रकृति और दोष अदोष ऑल ऑफ दैट पर्टिकुलर फीमेल. बट वो कुछ 6 महीने या 8 महीने या कुछ इसमें 1 साल तक आर्तव नहीं दिखाई देता आफ्टर डिलीवरी बिकॉज ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग इज कंटिन्यूअस देयर. सो वो अवस्था जो होती है वो अदृष्टार्थ होती है उस टाइम. और अगेन द लेडी कम्स इन द हॉस्पिटल विद द प्रेगनेंसी. So in that condition, that ऋतु is अदृष्टार्थ. We can consider like that. So भाव प्रकाश में 16 दिन का ये ऋतुकाल बताया गया है, लेकिन उसमें हमें पता है कि पहले दिन और that is explained again that वो क्यों नहीं, योनि संकोच दिनम वो जो होता है 16 दिन का, 16वें दिन में, तो इसीलिए 16वां दिन और पहले दिन छोड़ के बीच में जो 12 है वो ऋतु ये ऐसे बताते हैं. देखो उस समय कुछ भी मतलब माइक्रोस्कोप्स या कुछ भी रिसर्च एड्स नहीं थे, फिर भी उनका ऑब्जर्वेशन वो सही था और वो ये बताते हैं. ये जो अभी 12 दिन का है वो हर एक फीमेल में 12 दिन का होता है, लेकिन ऋतुकाल होता है, लेकिन वो एज कौन सा है, तो आगे का सूत्र है तद्वर्षात् द्वादशात् काले वर्तमानम अस्रुक् पुनः जरा पक्व शरीराणाम याति 50 तो जो स्त्री है उसके आयु में 12 से 50 साल तक की उम्र में ये अस्रुक् या आर्तव दृष्ट होता है. लेकिन ये दूसरा उसका पॉइंट है. अगर 12वां साल या आफ्टर 40 अगर कंसेप्शन हो गया, गर्भधारणा हो गई, तो वो ठीक होगा का? नहीं. सो तीसरा व्यू ऑफ दिस ऋतु इज मेंशन बाय द सुश्रुता, दैट इज पंचविंशे ततो वर्षे पुमान् नारी तु षोडशे. अभी ये जो बताया है, जो अपत्य प्राप्ति के लिए दूसरा देह बनाने के लिए योग्य वय क्या है, तो वो पुरुष का 25 साल और जो स्त्री है उसका 16 साल. ऐसा क्यों दिया होगा? ऐसा अगर सोचा तो 16वें साल में स्त्री शरीर में उसके जो सप्त धातु है उसका विकास ठीक तरह से पूरा हो जाता है, और जो पुरुष शरीर है उसमें वो देर से होता है. अगर हम लोग देखें कि जिस लड़की में मेनाज आ गया है तो वो थोड़ी बड़ी सी लगती है. उसी उम्र का अगर लड़का हमने देखा तो वो इतना ऐसा बड़ा नहीं लगता है. वो जो लड़की है वो मैच्योर्ड और वो शांत हो जाती है, वो उम्र उसकी वो वैसे मैच्योर हो गई है ऐसे लगता है. तो लेकिन अगर हम लोग धातु का विकास देखें तो ऑसिफिकेशन हमें पता है, तो जो फीमेल्स में ऑसिफिकेशन है वो वैसे जल्दी 20 साल के आसपास पूरा हो जाता है, और मेल बॉडी में जो ऑसिफिकेशन है अस्थि धातु का विकास वो 22 से 25 साल तक पूरा हो जाता है. तो ये जो है धातु का पूर्ण विकास वो फीमेल में जल्दी है और मेल में वो
थोड़ी देर से है। शायद इसीलिए पुराने समय में शादी के लिए जो गैप मेल और फीमेल में रहती थी वो इतनी होती है। अभी इसका ये जो है ये इसके 3 व्यूज है कि एक है 12 दिन का, वो स्त्री शरीर में 12 से 50 साल तक दिखाई देता है, लेकिन योग्य काल क्या है तो 16, अभी 16 से 18 ऐसा भी अष्टांग हृदय में बताया गया है। तो ये है उसका योग्य विवाह काल जैसे संहिता में बताया गया है। काल का और एक विचार किया जाए तो हमें पता है आदान काल और विसर्ग काल। अगर विसर्ग काल में गर्भ की वृद्धि ज़्यादा से ज़्यादा हो, गर्भ का पोषण ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो वो गर्भ जो होता है वो हेल्दी हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अग्नि की स्थिति वो गर्भिणी की अग्नि की स्थिति उस समय अच्छी होती है। तो ये भी एक काल का विचार इसमें हम लोग दे सकते हैं। वैसे दिन का काल या रात का जो काल है, कंसेप्शन के लिए योग्य काल रात का प्रथम पहर, ऐसे भी रेफरेंस ये संहिता में मिलता है। तो दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ ऋतु कंसेप्ट। सो हमारे पास पेशेंट आते हैं तो वो जिन्हें इनफर्टिलिटी है तो उनको पूछना चाहिए उन्हें ऋतु ये पता है या नहीं, और जिनको ये नहीं चाहिए उनको सेफ पीरियड, डेंजर पीरियड, ये हमें इससे पता चलता है। तो ये जो विचार है वो ऋतु में है और उसका हम लोग एप्लीकेशन प्रैक्टिस में कर सकते हैं। अभी क्षेत्र ये भी हमें पता है, क्षेत्र भूता स्मृता नारी बीजभूता स्मृता पुमान। तो ये ऐसे क्यों क्षेत्रभूत स्मृता नारी ऐसे कहा है? तो हमें तो ये जो है कि जो क्षेत्र है तो बच्चे लिखते हैं, अगर क्षेत्र में जैसे हम लोग फर्टाइल सॉइल कहते हैं या जमीन कहते हैं, उसी तरह क्षेत्र मतलब गर्भाशय, ऐसे करके गर्भाशय का एक्सप्लेन ये करते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारा उसके पीछे अर्थ छुपा हुआ है, वो हमें देखना है कि हमें पता है कि ये जो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द फीमेल बॉडी, then the implantation of the fertilized ovum, it is in the female body or it is in the garbhashaya. Then development of the garbha, that is also in the garbhashaya. Then garbha poshan, it is also by the female body. So all these things, garbha dharana, garbha sthapana, garbha vikas, garbha poshan, the female body is responsible for all these things. So it is said that kshetra bhuta smruta nari. So for all that things, garbhashay should be in normal condition, in the normal state, प्राकृत गर्भाशय होना चाहिए। लेकिन सिर्फ गर्भाशय क्या, तो वैसा नहीं है। गर्भाशय इसमें अध्यारोत है पूरा आर्तवः स्रोतस। आर्तवः स्रोतस उसमें जो है मतलब एक्सटर्नल वजाइनल ओरिफाइस से फैलोपियन ट्यूब एंड इन्फेंडिबुलम तक वो पूरा जो है वो नॉर्मल होना चाहिए। हमें उसका एप्लीकेशन पता है कि अगर इंटैक्ट हाइमेन हो तो गर्भधारणा नहीं हो सकती, अगर पिन पॉइंट ऑस हो तो भी गर्भधारणा नहीं हो सकती, अगर जो गर्भाशय का आकाश है या उसकी जो कैविटी है, if it is not proper, if bicornuate uterus is there, then again there is problem for fertilization or implantation of the fertilized ovum. If fibroid is there, there may be problem. If the fallopian tubes are blocked, then there won't be conception. So the complete arthavasrotas should be normal anatomically as well as physiologically. So हमारे ग्रंथ में वर्णन करते समय सुश्रुताचार्य ने लिखा है, शंखनाभ्या कृतिर्योनि त्र्यावर्ता सा प्रतिष्ठिता तस्य तृतीय तो आवर्ते गर्भशय्या प्रतिष्ठिता। अभी ये देखते देखते ऐसे है ना, ये दृष्टांत दिए हैं। हमें सभी को पता है कि उस समय
कुछ भी टीचिंग एड्स नहीं थे उस समय, जो नेचर निसर्ग में दिखाई देते हैं उसी का दृष्टांत देकर आचार्यों ने वो उसके पीछे का लॉजिक क्या है या जो कुछ सिखाना है वो सिखाया है। तो शंख नाभ्याकृति योनि ऐसे बताया है, उन्होंने शंखाकृति ऐसे नहीं बताया है। शंख नाभ्याकृति, व्हाट इज शंख नाभि? शंख नाभि इज यूज्ड फॉर द bhasma, to prepare the bhasma. So the upper outer shell is removed and inside there is shankhanabhi. If we see it properly, the exactly it is similar to the figure which we draw, anteverted anteflexed uterus. So in that what we can see in shankhanabhi, that the lower part, that is we can compare it with the vagina, that is broader, and then the middle part, that is it is constricted, tightly closed, and again on the upper side, anteverted side, anterior side, there is a space like the uterine cavity. So it is exactly similar to Shankhanabhi. So right drishtantas are given by the acharyas. So all this thing, only गर्भाशय और आतव स्रोतस उतना ही नहीं कंसीडर करना चाहिए, और भी उसके आगे देखो हम लोग गर्भाशय ये रेफर करते हैं, तो गर्भाशय सिर्फ गर्भाशय और उसका फिर पार्ट्स डिस्क्राइब करते हैं। तो आयुर्वेद में क्या क्या बताया गया है, अलग अलग जगह जो रेफरेंसेस बताए वो भी कंसीडर करना चाहिए। यहाँ एक दिया है बस्ती पार्श्वगतः गर्भाशय, स्त्रीणाम गर्भाशय अष्टमा, तो इट इज वन ऑफ द आशया, it is behind the basti, and garbhashay, we know that there are 10 peshis which are situated in the Travarta yoni. So it consists of Mausa peshi also, so that means Mausa dhatu also. As it is said that ऋतौ भवम आर्तवम या मासी मासी रजा स्त्रीणाम रसजम स्रवती प्रियहम, सो रस धातु से भी ये जुड़ा हुआ है। सो व्हेन वी कंसीडर द गर्भाशय, वी शुड कंसीडर ऑल दिस फैक्ट्स, दैट मीन्स मांस धातु इज रिलेटेड विथ इट, रस धातु इज रिलेटेड विथ, मांसस्य अभ्यंतरतः रक्तधरा कला, सो रक्त धातु इज ऑल्सो रिलेटेड विथ, इट इज situated in the true pelvis, so it is in the apana vayu kaksha. So all these things should be considered at a time. So for example, if the patient with small uterus comes to our OPD, वो बताते हैं कि मॉडर्न गायनेकोलॉजिस्ट के यहाँ गए थे लेकिन कुछ वैसे ट्रीटमेंट इसके लिए नहीं है ऐसे बता रहे, तो हम लोग क्या दवाई देंगे? तो हमें ये पता होना चाहिए कि गर्भाशय जो है वो मांस धातु, रक्त धातु से बनाया हुआ है, और हम लोग क्या, तो इसीलिए शतावरी का यूज कैसे होता है? शतावरी एक्ट्स ऑन द मांस धातु ऑल्सो, इट एक्ट्स ऑन द रस धातु ऑल्सो, सो दैट इज यूजफुल फॉर द small uterus in the treatment. So all this sharir should be used in the kshetra vichar. Again, it is not only artava srotas, the complete stri sharir should be also considered while treating the patient. समझो किसी जो गर्भिणी है उसको हाइपरटेंशन है या एनीमिया है, तो उसका असर वो जो गर्भ है उसकी डेवलपमेंट पर हो सकता है, IUGR उसमें हो सकता है, उसका नरिशमेंट ठीक तरह से नहीं हो सकता है। तो इसके कारण गर्भिणी का शरीर पूरा ये क्षेत्र में ग्राह्य धरना चाहिए, उसके साथ उसकी मेंटल कंडीशन, साइकोलॉजिकल स्टेट वो भी अच्छी होनी चाहिए, गर्भ वृद्धि, गर्भ विकास या गर्भ का स्वास्थ्य कंसीडर करने के लिए। सो द क्षेत्र इंक्लूड्स गर्भाशय एज वेल एज ट्रैवर्ता योनि एज वेल एज द होल body of the that garbhini or female, and also the psychological state of the mother. So
So this is considered in the Kshetra. Again, one slok from Ayurved Ashtang Hruday. Shuddhe Garbhashaye Marge Rakte Shukre Anile Rudi Viryavantam Sutam Sute. गर्भा अवीर्यवान अपत्य होने के लिए क्या किसकी किसकी जरूरत है? शुद्ध क्या शुद्ध चाहिए, क्या प्राकृत चाहिए? गर्भाशय, it includes all the Triavarta yoni. Then marg, that means apatya path and all that. So गर्भाशय, marg, rakta, that means artava, shukra, that means purusha bij we can consider, anil, that means vayu, जो वायु के कारण ही संयोग विभागीय होता है, तो और गति होती है शुक्र की आर्तव के आर्तव से संयुक्त होने के लिए. सो अनिल शुद्ध, दैट इज वायु शुड बी प्रॉपर नॉर्मल. एंड हृदय, हृदय वी नो दैट हृदय इज द साइट ऑफ आत्मा, चेतना, ओज, मन. All these things should be normal. The psychological state of the female should be normal. So that is Shuddhe Garbhashay Marge Shukre Anile Rudi. So this is the concept of Kshetra Vichar, which should be applied while treating the patients. Now the next is Ambu. We know, we always say that Ambu means what? It is the Matushcha Ahara. It is said बीजात्मकैः महाभूतैः सूक्ष्मैः सत्त्वानुगैश्च मातुश्च आहार रसजै क्रमात् कुक्षौ विवर्धते. सो वो तो सही है कि उसका जो नरिशमेंट है, सो इट इज नरिश्ड बाय द अंबु या आहार रस फ्रॉम द बॉडी ऑफ द मदर, फ्रॉम मदर. ओके, ये हमें पता है. लेकिन गर्भधारणा के लिए अंबु, अंबु मतलब जल महाभूत, इसकी जरूरत है. इसका एप्लीकेशन ऐसा है कि माता का आहार रसज ऐसे आगे बताया गया है, तो उसका आहार वो प्राकृत होना चाहिए, जिसके कारण आहार रस निर्माण होने वाला वो सर्वगुण संपन्न होगा. और एक जो है कि बिफोर कंसेप्शन जो है, आप लोग हमें पता है कि आप महाभूत जो है उसका एक गुण स्निग्ध है, स्नेह, स्निग्धता, ये गुण है. एंड स्निग्धता का यहाँ क्या उपयोग है? तो देखो, हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे कि इफ वी पुट सम व्हीट फ्लोर ऑन द टेबल बिलो द फैन, then what happens? All the particles of the wheat flour, they scatter here and there. If we add water in that flour, then and we prepare dough, then all these particles come together, binded together. So that is the attribute of Jala Mahabhut, Guna of Ambu. So that is essential for the union of the Stri Bij and Purush Bij also. To maintain that union, it is necessary the Ambu. And we can consider Ambu as all the for the passage of the Purush Bij or Shukra or the sperm from the vaginal canal to the fallopian tube, some medium should be there. So all the secretions from the inner mucus lining, that should be normal. So it should not be acidic in nature, because the Shukra is Saumya. So the sperms cannot live in the more acidic medium of the yoni or vaginal canal. So that should be physiologically normal also. So this is about the Ambu. Then the Bija, everyone of us know Bija, Spatigabam Dravam Snigdam Madhuram Madhugandhicha Shukram Icchanti Kechitu Taila Kshaudra Nibham Tatha. Now we know that Saumyam Shukram. Now these are the qualities mentioned about the Prashasta Shukra. Spatikabham, this Drishtanta is given here. So if we see the spatik, it is not complete white or it is not complete transparent. It is semi-transparent. So the color of the spatik is similar to the wheat or the semen. Then it is drava, the snigdha, madhura, madhugandhi, like that way.
See, when we want to treat the patient, some other qualities are also mentioned by Charakacharya, that is, it should be avidahi. It is in bahla matra, or it is more in quantity, and it is avidahi, matlab, it should not create burning sensation. See, if the patient is having burning sensation, then what we do? We have to give some. We cannot give the opposite quality, that is shita. We cannot give shita gun to the patient. We have to give some dravya which is shita in quality. So these qualities are given, these gunas are mentioned in this sutra. Drava, it should be drava, it should be snigdha, it should be madhura. So madhura, that means we cannot taste the sugar, but madhura rasatmak dravya can increase the quantity of sugar. So that is why this sutra should be, according to that, this sutra should be considered. Then Artava, it is the Shashashruk Pratimam Yattu Yadva Laksharasupam Tadartamam Prashamsanti Yadvaso न विरंजयेत, ये दिया ही है. आर्तवम अग्नेय ऐसे कहा है. तो ये क्वालिटी, ये जो लक्षण दिए हैं, ये दृष्ट आर्तव के लक्षण दिए गए हैं, और इससे ऋतुकाल में होने वाले आर्तव, जो गर्भधारणा करने वाला आर्तव होता है, उसके गुण ये समझने चाहिए, ऐसे बताया गया है. और अग्नेयम आर्तवम, ऐसे भी इसका गुण ये जो बताया गया है वो भी समझना चाहिए. क्या पेशेंट में आर्तव दृष्टि होगी तो क्या करना चाहिए? अगर मेनोरेजिया है तो उस अवस्था में हम लोग कौन से ड्रग देने चाहिए? जब स्कैंटी मेंसेस हो तो कौन से? तो उस समय हम लोग पीसीओडी हो या स्कैंटी मेंसेस हो तो हम लोग उष्ण गुणात्मक द्रव्य इसके लिए यूज कर सकते हैं, जिसमें अनओव्युलेटरी साइकिल हो उसमें. लेकिन अगर पित्त प्रकृति है, पित्त प्रधानता है, मेनोरेजिया है, तो हमें अपोजिट, दैट मीन्स शीत गुणात्मक द्रव्य ये यूज करने होते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट ऋतु क्षेत्र, अंबु एंड बीज. Now, Garbha Vruddhikara bhavas are mentioned in our Samhita. Garbhasya khalu rasa nimitta maruta admana nimitta cha parivruddhi bhavati. रस से वृद्धि होती है गर्भ की, मारुताद्मान से वृद्धि होती है गर्भ की, ऐसे कहा गया है. परिवृद्धि मतलब पूरे शरीर की उनकी वृद्धि होती है. आगे का सूत्र है तस्य अंतरेण नाभेस्तु ज्योतिस्थानं ध्रुवं स्मृतं तद अधमति तदाधमति वातस्तु देहस्तेन अस्य वर्धते ऊष्मणा सहितश्च अपि धारयति अस्य मारुतः ऊर्ध्वं तिर्यक् अधस्ताच्च स्रोतांसि अपि यथा तथा. सो इससे ये हमें समझ में आता है कि रस के कारण ये जो गर्भ है उसकी वृद्धि तो होती ही है. मारुताद्मान का मतलब क्या है? मारुत मीन्स हमें पता है कि वायु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ. वायु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द स्रोतसास ऊर्ध्व अध तिर्यक. वो कैसे है? उष्मणा सहित. सो उष्मा गुण के साथ जो वायु जो है वो ऊर्ध्व अध तिर्यक स्रोतसों की निर्मिति करते हैं, ऐसे कहा गया है. वी नो दैट पेशी विभाजन या रीअरेंजमेंट ऑफ द सेल्स, इसके लिए वायु की गति होनी आवश्यक है. तो मारुत है ही, वायु है ही, उसका ध्यान अपेक्षित है. देखो कैसे है कि umbilical cord, it is attached to the umbilicus of the fetus, and from there the blood goes inside the body. The vessels carry the blood towards the structures, and उसे ये जो उसमें जो स्पंद होता है, हर एक स्ट्रक्चर की ओर जाने के लिए वायु का जो स्पंद होता है उसे मारुताद्मान कहा जा सकता है. और उसी के कारण फोर्स उसमें होना चाहिए कि वो लास्ट सेल की तरफ पहुंचा सके. तो इसीलिए उसे कहा गया है गर्भ रस निमित्त और मारुत आत्मान निमित्त.
Now, other factors responsible for development of the उपस्वेदन के कारण उसकी अभिवृद्धि होती है, ऐसे कहा गया है। उपस्वेदन ये क्या होता है? इट इज लाइक उसके वो एब्सॉर्ब कर लेते हैं वाटर और फिर उस पेड़ की वृद्धि होती है। वैसे ही गर्भाशय में शुरू के जो 3 महीने तक, जब तक प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड फॉर्म नहीं होते, तब तक उपस्नेहन न्याय से उसकी वृद्धि ये होती है, उसका पोषण ये होता है। उसके साथ साथ पंच महाभूतों का कार्य भी उसकी वृद्धि के लिए आवश्यक है। क्या कहा गया? तम चेतनावस्थम वायु विभजति। वायु विभजन का कार्य करता है। विभजन हमें पता है, हम लोग अगर मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी पढ़े तो उसमें सेल डिवीजन है, 1 cell stage, 2 cell, 4 cell, 8 cell, morula formation, then again blastula formation, rearrangement of cells. So each of everything needs the vayu. So that is the function of the vayu in the garbha. तेज एनम पचती। तेज काम क्या करता है? तो पचन करने का वहाँ काम करता है। पचन मीन्स वी कंसीडर इट इज एज अ डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म, बट क्या है कि तेज अग्नि महाभूत जो है वो रूपांतर करता है, गुणांतराधान करता है। जैसे हम रोटी बाहर हम अगर जो डो होगा वो अगर कच्चा ही खा ले बच्चा तो हम लोग बोलते हैं वो मत खाओ, वो पेट दुखेगा। अगर वो हम लोग चपाती बेलने के बाद हम लोग क्या करते हैं, वो पैन पर डाल के फिर रोस्ट करते हैं, तो उसके कारण अग्नि संस्कार के कारण उसमें लघुता होती है। इट इज मेड इट मेक्स इट्स इजी टू डाइजेस्ट। सो ये जो गुणांतराधान, उसके गुण जो है वो गुरु से लघु, ये जो है वो गुणांतर रूपांतर, ये जो काम है वो तेज महाभूत का है। आज अगर मोरिला है तो कल वैसी स्टेज नहीं है, कल ब्लास्टुला होगा, फिर आगे अलग होगा। तो ये कंटिन्यूअसली तेज महाभूत का कार्य ये चलता ही रहता है। सो आपः क्लेदयन्ति, आप महाभूत ये क्लेदन करने का कार्य होता है। जैसे वायु का विभाजन है, रीअरेंजमेंट के लिए वो और सेल्स जो है उनके नरिशमेंट के लिए आप महाभूत की जरूरत होती ही होती है। जो बिना द्रव माध्यम के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी हलचल नहीं हो सकती, कुछ भी सर्कुलेशन नहीं हो सकता। सो आप इज परफॉर्मिंग द क्लेदन फंक्शन इन द गर्भ। पृथ्वी संहनती, पृथ्वी का काम क्या है? तो संहनन देना, उसको फर्मनेस देना है, उसको हार्डनेस देना है, आकार, उसके कारण उसको जो आकृति शेप मिलता है वो पृथ्वी के कारण होता है। दैट इज पृथ्वी संहनती। आकाशम विवर्धयति, आकाश महाभूत गर्भ में क्या करता है? विवर्धन करता है, वृद्धि करता है। वो अंदर भी, गर्भ के अंदर विविध स्रोतसा, विविध छिद्र या ओपनिंग्स बना के अंदर वृद्धि करता है। वैसे ही बाहर गर्भाशय में भी वो स्पेस प्रोवाइड होती है, इसीलिए गर्भ का विकास हो सकता है। तो आकाशम विवर्धयति। अभी ये जो 5 महाभूतों का कार्य है, इसके कारण ही गर्भ में जो बदलाव होते हैं, उसकी जो डेवलपमेंट होती है, धीरे धीरे उसमें एवं विवर्धिता सा यदा हस्तपाद जिह्वा घ्राण कर्ण नितंबादिभिः अंगैः उपेता तदा शरीरमिति संज्ञा। ये हमें पता है। जब पहले क्या होता है, शुक्र शोणित जीव संयोग जब होता है तब वो सूक्ष्म शरीर होता है, और जब पंचमहाभूतों के कार्य से उसको हस्तपाद जिह्वा घ्राण ये अंग प्रत्यंग प्राप्त होते हैं तो शरीर ये संज्ञा प्राप्त होती है उसको। सो ये पंचमहाभूतों का कार्य भी इम्पोर्टेंट है, वो डेवलपमेंट में आगे भी पंचमहाभूत ऑल एक्सप्लेन किए हैं। अभी एक प्लेसेंटा फॉर्मेशन या अपरा फॉर्मेशन, इसके बारे में जो सूत्र आया है, जो वो गृहीत गर्भाणाम आर्तववहानाम स्रोतसाम वर्तमानी अवरुध्यन्ते गर्भेण तस्मात् गृहीत गर्भाणाम आर्तवम न दृश्यते ततः अधः तद अधः
प्रतिहतम् ऊर्ध्वम् आगतम् अपरं च उपचीयमानम् अपरेति अभिधीयते, शेषं च ऊर्ध्वतरम् आगतं पयोधरौ प्रतिपद्यन्ते, तस्मात् गर्भिण्या पीन उन्नत पयोधरा भवति. So it is mentioned in our Samhita. What Sushruta has described, he described the process of formation apara in this sutra. He opines that after impregnation, the opening of Artava Srotasas are obstructed by the conception. Thus, the Artava is not visible after the conception, and this Artava begin repelled from downward passage, goes upward, gets accumulate, which is known as apara. Now, with the knowledge of modern embryology, it is very clear that menstrual blood does not have any role in the formation of the placenta. However, sex hormones are responsible for placenta formation. Okay, so all the formation is explained in the according to modern science in the next slides, but I want to share one case here. एक जो सूतिका थी about 36 age, and she after 3 days of cesarean section उन्होंने स्तनपान शुरू किया था. बच्चे का रिफ्लेक्स बहुत अच्छा था, सकिंग रिफ्लेक्स बहुत अच्छा था. सो लेकिन स्तन्य नहीं था शुरू के टाइम, तो क्रैक निपल हो गया था. और उसके बाद वो क्रैक निकल हो गया तो थोड़ा पेन था, तो डॉक्टर ने उसके लिए ऑइंटमेंट दिया. फिर भी बाद में उसको स्तन मतलब ब्रेस्ट एब्सेस डेवलप होने लगा. वो जो पेशेंट है उसको ब्रेस्ट एब्सेस होने लगा. शुरू में आयुर्वेद औषध या कुछ दिए, लेकिन कुछ उपयोग नहीं हुआ. वो पक्वावस्था में आ गया और डॉक्टर ने बोला कि वो ऑपरेट करना पड़ेगा. तो ऑपरेशन आप सभी को पता है, रेडियल इंसिजन लेना पड़ता है, उसको सूचर्स नहीं डालते, और फिर बहुत बड़ी वो वूंड होती है जिसमें वो गॉज इंसर्ट करते हैं ड्रेसिंग के समय. दूसरे दिन वो अल्टरनेटिव ड्रेसिंग होता है, गॉज निकालते हैं, दूसरा गॉज डालते हैं, वो वॉश करके सब, और उसको हीलिंग के लिए अराउंड 3 वीक्स तो लगते ही लगते हैं, और दैट इज़ वेरी वेरी पेनफुल कंडीशन. सो ऐसा हुआ था. फिर बाद में 1 महीने के बाद उसने फिर से बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग देना शुरू किया. और फिर थोड़े 4-5 दिन के बाद ऐसे ध्यान में आया कि बच्चा उस स्तन से नहीं ले रहा है. तो फिर से वहाँ दूसरा एब्सेस होना शुरू हो गया था. अगेन सेम साइकिल, अगेन वो ऑपरेट करना पड़ा. तो वो इतना पेनफुल था, 2-3 महीने उसमें ही, और वो बहुत पेनफुल, उसका ड्रेसिंग बहुत पेनफुल होता था. बच्चे को स्तनपान नहीं कर सकती थी वो लेडी. फिर गायनेकोलॉजिस्ट ने बोला यही उसकी ट्रीटमेंट है, दूसरा कुछ भी नहीं. तो फिर तीसरी बार स्तनपान करना है या नहीं वो सोच रही थी. उसने बोला मैं तीसरी बार ऑपरेट नहीं करूँगी, तो उसने स्तनपान रोक दिया. तो ये केस थी. तो हम लोग ऐसे सोच रहे थे, तो उसका अगर हिस्ट्री, उस केस की हिस्ट्री अगर देखी जाए तो 2 साल पहले उसका प्रीमैच्योर डिलीवरी हुई थी. उसका कारण था कि वो प्लेसेंटा प्रीविया की केस, वो प्लेसेंटा प्रीविया होता. प्लेसेंटा प्रीविया का कारण उसको बीच में ब्लीडिंग होता था, एडमिट करना पड़ता था. फिर से ब्लीडिंग रुक गया कि घर में जाना, बेड रेस्ट, फिर ये चल रहा था. फिर एट द टाइम ऑफ 25th वीक उसको लीकिंग हो गया, बैग रप्चर हो गई. तो इन्फेक्शन वहाँ हो सकता है. 2 दिन वो हील नहीं हुआ,
तो उसके कारण उसको डिलीवर करना पड़ा। और दो 25 वीक का जो गर्भ था वो 8 दिन लाइव था, लेकिन बाद में वो डेड हो गया। तो ये उसका केस था। और इसकी हिस्ट्री ऐसे देखा, और उसका वो क्या करती थी, वो पेशेंट जो थी वो IT जॉब प्रोफेशनल थी, वो जॉब कर रही थी कंप्लीट, वो पूरा दिन बिजी, वो उसका जॉब प्लेस वो घर से शायद 20-25 किलोमीटर दूर था। और फिर जब वो डिलीवरी के पहले 1-2 महीने वो उसके माँ के पास आई थी, तो कैसे क्या आहार था, क्या विहार था, ऐसे पूछा। तो वो मतलब नॉर्मल, थोड़ा सा तीखा वो ज़्यादा खाती थी, लेकिन क्या वो उसकी माता जी थी वो भी एक कार्डियक पेशेंट थी, और उनके भी नी रिप्लेसमेंट हुई थी, तो वो ज़्यादा चल फिर नहीं सकती थी, तो वो दोनों ही घर में होते थे। तो वो बाहर से फूड मंगाते थे बहुत बार कि अब आज नहीं करना है, आज मैं देर से आई हूँ, या आज मैं नहीं कर सकती हूँ, तो बाहर से रेडी फूड मांग के वो खाना करती थी। तो इस देखो ये एक ही केस है जिसमें जो 3rd टाइम डिलीवरी हुई थी उसकी, तो उसके बाद उसको ब्रेस्ट एब्सेस हुआ है, और उसकी 2nd जो डिलीवरी हुई थी उस टाइम उसको प्लेसेंटा प्रीविया हुआ था। तो फिर ऐसे सोचते सोचते ऐसे पता चला कि उसमें रसदुष्टि है, और रसदुष्टि के कारण ये ऐसे हो रहा है। तो हमारे यहाँ एक रेफरेंस है कि आर्तव जो है वो कैसे बनता है, तो मासी मासी रजहा स्त्रीणाम रसजम भवति त्रेहम, ऐसे बताया है। तो रज और आर्तव जो है दैट इज द उपधातु ऑफ रस, रस से उसकी उत्पत्ति है, उपधातु स्वरूप उसकी उत्पत्ति है। तो रस धातु से गर्भाशय में आर्तव की उत्पत्ति होती है, और अगर वो उत्पत्ति गर्भधारणा के बाद नहीं होती है तो उसी रस धातु से अपरा की पुष्टि भी होती है और स्तन की पुष्टि भी होती है। तो ये जो है, दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दिस सूत्र। अदरवाइज हम लोग अगर इस सूत्र जो दिया है उसका स्ट्रेट वे अर्थ देखते हैं तो हमें लगता है कि ये क्या दिया है संहिता में। So that is important. So rasa dhatu condition is very important in the Garbhini. So this is all about the modern placenta formation. The role of Panchamahabhuta is also important. We have discussed a little bit, and different opinions of acharyas, it is mentioned in these slides that for the formation of Garbha, Charaka states that 4 sources are responsible: Mata, Pita, Ahara Rasa, and Atma, and all these things are Panchabhautik in nature. So again, Sushrutacharya also correlated between Mahabhuta and Triguna. We know the Sattva Bahulam, Akasham, Rajo Bahulam, Vayu, and all that stuff. So Panchamahabhutas are important, and that is why Pindi te Brahmandi, it is said that all Panchamahabhutas are present in the nature, and we take the air, water, and the Panchabhutik ahar from the nature inside our body to maintain the health of the body. So the role of Panchabhuta is very, very important. See, for example, if we consider Jala Mahabhut, if it is if the liquor is less in the female, what we can do? How we can treat her? So we have to give her Jaliya or Jala Mahabhut, और उसका पाचन करने वाली जो कि दवाइयाँ है वो देनी चाहिए. So everything should be in the balanced condition. Prithvi Mahabhut, Jala Mahabhut, Tej, Vayu, and Akash. Vayu plays also important role in the development of the Garbha. Okay. Now we know all these Shabda, Surprendriya, Laghava, Saukshmya, Viviktata, Srotasas, Chidras. These are derived from Akash.
why we learn in this embryology, or why we learn this in the Garbha Sharir, because one should know what are the what are the things which are made up of Akasha, or because of the Akasha. See, if the Srotas, if now we know about the corona, and the lungs are involved in the corona, then inside the pranavasrotas, Akasha is there, that should be in normal state. So for that, if it is abnormal, we have to treat it. We have to clear the channels. So that is why one should know. So we can use the Laghu Dravya, Sukshma Dravya, Akasha Mahabhut Pradhan Dravya for treating. So like that, Vayu, Agni, we know, Jala Mahabhut, yes, Prithvi Mahabhut. Okay. Now, the teratology is explained in our Samhita, but we have to prevent the teratological effect in the fetus. So, for prevention of the congenital defects, one should follow the guidelines which are given in our ancient text. That means in the Sharirasthana of Sushruta, Charaka, Ashtanga, Hridaya, all the daily regimen, all the diet directions, and what are the do's and don'ts that one should follow to prevent the this teratological effect. I don't want to discuss more, because I think the more focus should be given to prevent all these things for the normal. See, we if we say in day-to-day life, the number of infertility clinics or the number of the hospitals is increasing. एंड वहाँ क्या होता है, इनफर्टिलिटी बहुत सारे टेस्ट होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट ट्रीटमेंट इज गिवन, फिर भी सक्सेस होता है ऐसा नहीं है. तो ये इसके लिए हमें सोचना चाहिए, ग्रंथ में जो दिया है उसका एप्लीकेशन हमें करना चाहिए. और हमारे ग्रंथ में सुश्रुताचार्य जी जो है उन्होंने जैसे मैंने पहले ही शुरू में ही बताया कि बिफोर कंसेप्शन वन शुड प्लान फॉर दैट. सो क्या करना है, तो जो माता पिता है उन्होंने उनके शरीर की शुद्धि करनी चाहिए. फिर आफ्टर व्हाट दे शुड ईट, व्हाट दे शुड कंज्यूम, देन द कंजम्पशन ऑफ मिल्क एंड घी for the male, or the medicated milk of Madhura Dravyas, that should be consumed by the male, and the Ushna Dravya, that should be consumed by the female. It is advised. Why? To give the strength to the Shukra and Artava. And then what should be the asana, what the Garbhini should not do, the things, what she should follow the things, that everything is mentioned in our Samhita, that should be followed rightly for the healthy progeny. So we know all these things. Atma Karma Dosha is also mentioned, and Ashraya Dosha, we know Ashraya, Garbhashaya Dosh can cause the deformity. Kala Dosh is also, so age of parent may be responsible for the congenital defect. Effect of Rutukala, it is also responsible for the defect. Then effects of the diet and mode of life during pregnancy, अभी भी बताया कि उसका भी रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो हम लोग आगे और देखेंगे. साइकोलॉजी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. सी दिस अनुवंशिकी सिद्धांत इज ऑल्सो मेंशन इन आवर संहिता. बीज भाग अवयव. It is very well explained by the Charakacharya in the Sharirasthan. Now, Bijasya Anga Pratyanga
निवर्तकः भागः बीजभागः मनुष्य बीजम ही प्रत्यय we everyone of us this we know this and the examples are so given by Charakacharya yada hi asya shonite garbhashay if garbhashay bijabhaga is affected then vandhya will take the birth. So that child will be Vandhya. And if the Garbhashay Bijabhaga Avayav is Dushta, then there will be Puti Praja. If Garbhashay Bijabhaga Avayav is affected, also the Strikara Bhava are affected, then the Akruti of the Garbha is like a female and it is known as Varta, that is described in the Charakshari Rasthan. So all these things are mentioned. What is the application of this Anuvanshika Siddhanta? See, nowadays we can study the genetics in detail because of all these equipments and advanced science. But in those days, by only observation, or we can say Divya Drushti, they have mentioned this. To avoid all these abnormalities, one should follow the regimen which is advised by the. Now, in short, the application of the Masanumasik Bruddhi we will discuss. The Prathame Masik Kalalam Jayate. We know, everybody knows. From Sushrut Samhita and Charak comparative, it is mentioned here. In the Dvitiya Masa, Shitoshmanila hi abhiprapachamana mahabhutanam sanghatah ghanaha sanjayate. It is mentioned. And in Trutiya Masa, Hastapadashiram Panchapandakaha Nivartate. We know, everybody of us, we know all these things. See, in the Chaturtha Masa, Sushruta tells us that चतुर्थे सर्वांग प्रत्यंग विभाग प्रव्यक्त भवति गर्भ हृदय प्रव्यक्ति भावात् चेतना धातु अभिव्यक्तो भवति तस्मात् तत्स्थानत्वात् तस्मात् चतुर्थे मासी अभिप्रायम इंद्रियार्थेषु कर्तव्य वी नो अबाउट द दौरुद आल्सो बट हृदय ये जो है उसकी अभिव्यक्ति और या प्रव्यक्ति इस माह में होती है. इसमें चरकाचार्य क्या बोलते हैं कि चतुर्थे मासी स्थिरत्वम आपद्यते गर्भा तस्मात् तदा गर्भिणी गुरुगात्रत्वम अधिकम आपद्यते विशेषेण. स्थिरत्व गर्भ को इस माह, इसका एप्लीकेशन क्या है? इसका मतलब है जो गर्भ स्टेबल कब होता है? चतुर्थ माह में. सो पहले 3 महीने जो है उसमें हमें केयर जो है वो फॉलो करनी है क्योंकि गर्भस्राव ना हो. तो इसीलिए स्थिरत्वम आपद्यते गर्भा. And he was a very good observer. He observed the Garbhini and then he told this. Tasmat tada Garbhini Guru Gatratvam Adhikam Apadyate Visheshena. Then in the Pancham Masa, Panchame Mana Pratibuddhataram Bhavati. मन जो है वो अधिक प्रबुद्ध होता है. And चरका mentioned that पंचमे मासी गर्भस्य मांसशोणितोपचयः भवति अधिकम अन्येभ्यो मासेभ्यः तस्मात् तदा गर्भिणी कार्श्यम आपद्यते विशेषेण. अभी ये क्या है? ये किस लिए? इसका हम लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं क्या? अभी देखो, पंचमे मन अगर प्रबुद्ध होता है तो इस माह में क्या करना चाहिए? तो हमारे फैमिली में जो कुछ दादी या नानी होती है वो बोलती रहती है कि ये सुनो वो सुनो, श्लोका पढ़ो या कुछ ज्ञानेश्वरी पढ़ो या कुछ ऐसा पढ़ो जिसका मन के ऊपर असर होगा. तो ऐसा ये क्यों है? क्यों 5वें, ये हम लोग एडवाइस कर सकते हैं ये 5वें महीने में करने के लिए. और यहाँ क्या बताया? मांस शोणित उपजया भवति अधिकम अन्येभ्यो भासेभ्यः. इतर मास के मास से इस माह में मांस, गर्भ के मांस और शोणित के उपजय. तो इसका एप्लीकेशन क्या है? तो इसका अप्लाइड एस्पेक्ट ये है कि हम लोग एडवाइस कर सकते हैं कि मांस वृद्धि कर या
शोणित रक्त धातु और मांस धातु इसकी योग्य वृद्धि हो, इसका योग्य पोषण हो, इसीलिए आहारीय पदार्थ क्या है, आप लोग क्या खा सकते हैं, मतलब गेहूं खा सकते हैं, रवा खा सकते हैं, खीर खा सकते हैं। तो पेशेंट हमें पूछते हैं कि क्या ड्राई फ्रूट्स हम खा सकते हैं, तो हम लोग हमें बोलना चाहिए कि मांस धातु पर काम करने वाले कौन से हैं, जो पल्प वाले फ्रूट्स है वो मांस धातु वृद्धि करेंगे। सो ड्राई फ्रूट में जर्दालू जो है, अंजीर जो है, जो रक्त के ऊपर भी काम करता है, तो वो खाओ, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। जो फ्रेश फ्रूट्स है उसमें भी जो पल्प फ्रूट्स है वो एडवाइस कर सकते हैं। रक्त धातु के लिए हम लोग अनार या पोमोग्रेनेट एडवाइस कर सकते हैं। अगर इससे नहीं तो ये दो धातुओं पे काम करने वाली दवाइयाँ इस महीने में हम लोग दे सकते हैं। इस गर्भिणी कार्श्यम आपद्यते विषेण, कृशता उसके पास क्यों है, क्योंकि गर्भ का मांस और रक्त धातु उसका पोषण अधिक है। षष्ठे बुद्धि ही, बुद्धि बहुत अधिक प्रगल्भ होती है। तो हर एक को ऐसे लगता है ना कि हमारा जो बच्चा है वो सर्वगुण संपन्न होना चाहिए, वो बुद्धिमान होना चाहिए, उसका माइंडसेट अच्छा होना चाहिए, उसके पास बहुत सारे गुण होने चाहिए, वो उसका वर्ण अच्छा होना चाहिए, कॉम्प्लेक्शन अच्छा होना चाहिए। तो इसीलिए जो इस छठे महीने में हम लोग एडवाइस कर सकते हैं बुद्धि के लिए क्या कर सकते हैं, तो वैसा डाइट जो है, तो घृत सेवन, नवनीत सेवन एडवाइस किया गया है। घृत सेवन मतलब टू घी खाने के लिए बोल सकते हैं। और बल वर्ण उपचय इस महीने में अधिक होता है, तो इसीलिए बल और वर्ण, बल तो शतावरी, अश्वगंधा जैसी द्रव्य वो लेती ही है, विदारी, कंद ये लेती है। वर्ण, वर्ण कम पर काम करने वाली वनस्पति जो है उसमें सारीवा हमें पता है, तो सारीवा सिद्ध जल अगर लिया तो भी उसके ऊपर असर होता है। इसका एक्सपीरियंस पेशेंट में दिखाई दिया गया है कि इसी तरह से अभी जो आगे आठवां में ओज के बारे में बताया है, उसके बारे में बहुत सारे टॉपिक्स ये रिसर्च के भी है, लेकिन इसका ओज वृद्धि या ओजक्षय नहीं होना चाहिए। इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो सुवर्ण सिद्ध जल वो जो है वो जो वर्धक है तो वो लेना चाहिए, ऐसे हम लोग कह सकते हैं, ताकि कुछ विकृति वहाँ ना हो और उसकी पुष्टि अच्छी तरह से हो। तो कुछ जो अगर कॉरपोरेशन का भी हॉस्पिटल होना तो वहाँ भी जो पेशेंट आते हैं वो भी पूछते हैं, तो इकोनॉमिकल क्लास देख के अगर मांस रक्त वृद्धि करते तो हम लोग उनको बोल सकते हैं कि आप खजूर, डेट्स जो है वो खाओ। वो अगर जो आयरन पैन होता है उसके ऊपर घी डाल के उसके ऊपर गर्म किया और फिर से खाया, तो उसके कारण उसका आयरन का एब्सॉर्प्शन भी अच्छी तरह से हो सकता है। तो इसीलिए सोचते हैं आगे सप्तम मास में सभी अवयव उत्पन्न होते हैं, लेकिन इसके आगे फिर ज़्यादा पेट की भी वृद्धि होती है, आकृति होती है, तो फिर हमें एडवाइस करना चाहिए। वो जो स्किन है वो स्ट्रेच होती है ज़्यादा, किकविस फॉर्मेशन हो सकता है, तो टू प्रिवेंट ऑल दैट किकविस वी कैन एडवाइस देम टू put the oil on that on the skin of the abdomen and मतलब स्नेहन करना चाहिए, ये ऐसे हम लोग एडवाइस कर सकते हैं। और उसके रिजल्ट ये बहुत ही अच्छे हैं, मतलब पेशेंट्स में हमने इसके अनुसार अगर एडवाइस किया तो पेशेंट में किकविस नहीं होते हैं, उसके कारण डिलीवरी अच्छी होती है, सुख प्रसूति हो सकती है, और जो बच्चा है वो भी अच्छी तरह से मतलब ऑल सप्त धातुज डेवलप प्रॉपरली नॉर्मली। मास ये हमें सब पता है। ये सब जो है वो गर्भ की मासानुमासिक वृद्धि जो है उसके अभी बीच उसके जो टैबलेट्स है, किसी में आर्तवस्राव, गर्भस्राव, गर्भपात, ये इसकी अगर हिस्ट्री होगी तो वो जो 10th चैप्टर जो है गर्भिणी व्याकरण अध्याय, उसमें वो दवाइयाँ मेंशन की है सुश्रुत ने, तो वो हमें
हम लोग रेफर कर सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं। अवयव उत्पत्ति जो बताई गई है वो भी उसका भी अप्लाइड एस्पेक्ट इट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। यकृत लिहा हमें पता है रक्त धातु से बनी हुई है। उंडक जो है वो शोणित किट्ट प्रभवः उंडुकः। तो ये जो धातु उसकी उत्पत्ति में है वो उसकी विकार जो है, विकृतियाँ जो है उसके ट्रीटमेंट के लिए वो कंसिडर करने चाहिए। देखो शोणित फेन प्रभवा फुफ्फुसा, ऐसे जो फुफ्फुस के बारे में बताया है। अभी हम लोग कोरोना की बात कर रहे थे कि उसमें लंग्स ज्यादातर इन्वॉल्व होते हैं। शोणित फेन कहा गया है। फेन जो द स्ट्रक्चर ऑफ द lungs, that is alveolar structure is similar to the vein. So the blood around the alveoli, it circulates around the alveoli. So inside there is a space, cavity, आकाश भागु। हम लोग अगर देखें कि ये जो कास्ट करते हैं, ल्यूमेन कास्टिंग करते हैं, तो उसमें वो जो कास्ट होता है वो सब पूरा आकाश ही होता है। और अगर उस फुफ्फुस का आकाश अगर कफ ने आवृत्त कर लिया तो वो कफ ने आवृत्त करने के कारण ऑक्सीजन तो कम पड़ेगा, फिर इसके कारण श्वास लगता है, फिर वो बाहर निकालने के लिए कास होता है। तो इसीलिए कफग्न दवाइयाँ भी यूज करें। लेकिन इसमें रक्त धातु भी है, ये सोचना ये ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। इसका एक्सपीरियंस हमने कोरोना में लिया है कि रक्त धातु दुष्टि ये क्या क्या असर कर सकती है, ये हम लोग देख रहे हैं। तो इसी के कारण उत्पत्ति जो है वो महत्वपूर्ण ही है। आंत्र गुदा और बस्ती उनके बारे में जो ही बताया है ये तो पता है। पेशी जिह्वा के बारे में कफशोणित मांसानां सारु जिह्वा जायते। अगर बार बार जो मुखपाक होता है या उसमें कुछ दरारें होती है या जलन होती है, अरक्तता होती है, तो क्या चिकित्सा करनी चाहिए? तो इसके लिए ये कंसीडर ये करना ही करना है। पेशी अनुप्रविश्य पेशितम पेशी विभजते हैं, तो पेशी जहाँ है वहाँ मांस धातु है, ये कंसीडर करना चाहिए। पेशी जहाँ है वहाँ मांस धातु ही है। बहुत सारे कि इस ऑर्गन में 2 पेशी है, इसमें इतनी पेशी है, ऐसे कहा है। तो नंबर की बजाय उसके जो धातु है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। सिरा स्नायु मेदसा स्नेह, ये देखो सिरा और स्नायु के बारे में मेदसा स्नेह माना है। सिरा स्नायु तो आपने सिरानाम तुम मृदभागा स्नायुनाम च ततः खरा। स्नायु और पेशी में बहुत बार कंफ्यूजन होता है क्या क्या स्ट्रक्चर है, लेकिन अगर हम लोग शारीर स्थान पढ़े उसमें अगर देखें बहुत ही अच्छी तरह से बताया गया है। जैसे हमने स्थूल शरीर देखा है गर्भ की व्याख्या के बाद, उसके बाद 6 पार्ट्स ऑफ द बॉडी, षडंगत्व ये बताया है। और षडंगत्व एक्सप्लेन करने के बाद अंग प्रत्यंग निर्मिति ये आता है। तो उसमें अगर सीक्वेंसिंगली देखें ना हम लोग तो हमें उसका अंडरस्टैंडिंग होता है। इफ आई वांट टू कंफर्म व्हाट इज स्नायु एंड व्हाट इज पेशी, if I read the Sharirasthan, the 5th chapter, then first comes the asthi sankhya, asthi karya, then comes the sandhi sankhya, sandhi prakar, sandhi, all these things, and then comes the snayu. हमारे पास अस्थि है और वो या बोन्स है, तो हम लोग ह्यूमन फिगर कर सकते हैं। लेकिन कैसे करेंगे? तो जॉइंट जो है एक के ऊपर एक बोन रख के जॉइंट जो है हमें पता है तो जॉइंट, लेकिन वो हम लोग खड़ा कर सकते हैं क्या? नहीं, बिकॉज वो बंधे नहीं है। तो स्नायु रूपी बंधनों से बांधे गए हैं, इसीलिए वो खड़ा स्केलेटन कैसे होता है? वायरिंग होता है संधि के जरिए। द वायर प्लेज द रोल ऑफ स्नायु देयर। सो and then peshi is described after the snayu. So what peshi's function is there? It covers all the parts, it supports the structure, it provides bal, strength to the structures.
So that we can understand by the only reading the sequence of the structures, description of the structures. अभी यहाँ बताया स्नायु नामचा खरपाका जो है अभी अस्रुजहा कंडरा सिरा और ये भी बताया रक्त धातु से उत्पत्ति होती है। मृदुपाक और खरपाक में क्या डिफरेंस है? मृदुपाक के लिए अग्नि थोड़े ही काल देना पड़ता है और जल्दी हीलिंग हो सकता है, और अगर खरपाक के लिए क्या है तो अग्नि संस्कार ज़्यादा देना पड़ेगा और टाइम भी उसके लिए ज़्यादा लगेगा। तो इसीलिए एनी लिगामेंटस इंजरी requires around 6 weeks to heal because it is snayu. So snayu is involved in that. So like that way we have to think over all the structures. वृक्क रक्त मेद प्रसादात वृक्को, हमें पता है बहुत सारे रीनल फेलियर के पेशेंट होते हैं, उसमें आयुर्वेद चिकित्सा से लाभ होता है, लेकिन वो क्या क्या कंसीडर करना चाहिए? सो रक्त और मेद इसके ऊपर काम करने वाले द्रव्य ये कंसीडर करने चाहिए। वृषण मांसासु कफ मेद प्रसादात वृषण। हृदय शोणित कफ प्रसादजम हृदयम, शोणित और कफ प्रसाद के साथ हृदय की उत्पत्ति हुई है। हमें पता है वहां पेशी कही गई है दो, पेशी के अभ्यंतरतः रक्त धातु होता है, सिरा होती है, तो रक्त वहाँ है ही, रक्त संवहन भी वहाँ होता है, तो शोणित उसके उत्पत्ति में है, उसके साथ कफ है। कफ क्यों है? क्योंकि जन्म से मृत्यु तक हृदय की गति ये कंटिन्यूअस है, तो इसके लिए जो वात प्रकोप होगा वो कॉम्पेंसेट करने के लिए उसके उत्पत्ति में ही कफ प्रसाद कहा गया है। तो ये जो बातें कही गई है हमारे गर्भ शरीर में, तो उसका जो एप्लीकेशन है वो इम्पोर्टेंट है। सो आई थिंक आई हैव ट्राइड टू सेंसिटाइज द importance of Ayurved Garbha Sharir. So here I conclude my lecture. Hello. Thank you, Dr. Sahab. Okay. I'm audible? Yes, sir. You are ready. Yeah. Thanks a lot, madam. You have gone through a very specific subject. As far as we are concerned, we Ayurved fraternity is concerned, some of our topics are totally concerned to their to our ancient aspect, though they have their existence as well in we can say that we can incorporate all these topics with the modern science as well. But some of the topics are specifically the you can say the our Ayurved fraternities, you can say concern of Ayurved fraternities concern. As far as Marma Shari is concerned, as far as Srotos Shari is concerned, as far as Shad Chakras are concerned, though Shad Chakra is not also the subject of Ayurveda as well, but so far as now it is concerned, as and we see that in the BMS syllabus it is included. So in such conditions, Ayurveda Garbha Shari is also a subject which is having a great importance as from the Ayurveda point of view. So the students are very much interested, and they are very much confused as well to understand the concepts as per the modern perspective. And today, as you have gone through in a very simple manner, I think we have been in a channel where everything was going on very simple and smooth on a smooth pathway. So I think the students must have went through, the fraternity must have went through the problems, the queries, the doubts regarding Ayurvedic Garbha Sharir's applied aspects. Thank you once again, madam. Now I request the participants, if they are having any query,
they can they can put up their queries before our learned expert. If there any query, the platform is open for the queries if you are having any sort of doubts. Or another option is that if anyone is having query and is not able to point out right now, he can mail me out his questions and or doubts, and I will get it rectified. I will get it collected. The doubts will be rectified by our learned expert and will be shared with whoever the grievance person. And now in the end, I request and the person available in this lecture so far. I have seen that Dr. Avinash ji from Avinash Srivastav ji from SCPM College Gonda was present here. Dr. Kavita Khond was present here. Dr. Meeta Jhala from our university was present here. Dr. Abhijit Patil, Dr. Dr. Tina Singhal was present here. I welcome them that they have been present here in this lecture. I request the coordinator in this actually this program is being organized in collaboration with PG Department of Rachna Shari as well. I request the Dean Academic and HOD PG Department Rachna Shari, Professor Mahendra Sharma ji, to please come and share his views in this regard. Professor Mahendra Sharma ji. Professor Mahendra ji. Professor Mahendra ji. Professor Mahendra ji is there? I think he is not there. So okay, then I conclude it with the vote of thanks. Am I audible, ma'am? Yes, sir. Yeah. Thank you. It was a very nice lecture today, and I wholeheartedly thank you, ma'am, that you have spared a lot of time and you haven't restricted yourself to the time that was supposed to be 1 hour. You have gone through each and every aspect of the Garba Sharir in detail and concluded the subject with all the aspects completed. And I am very much obliged as and on behalf of Center for Human Resource of Development, Ayurveda University, Jodhpur, we are very much acknowledged that you have accepted our invitation and given us your valuable time. And in addition, I'm very much thankful to Dr. Avinash ji. I named already these names: Professor Avinash ji, Professor Kavita Khond ji, Professor Meeta Jhala ji, Abhijit Patil ji, and Professor Mahendra ji. That they too have spared a lot of time in this program today and have been present since beginning in this program. And thank you all these persons as well. I would like to thank my gratitude to all the PG scholars, all the PG students present here across the nation and from the university as well, and all the personalities, all the you can say the learned faculty
present in this lecture, whom I'm not able to identify in the list, and I am very much thankful that they too have given their valuable time. And more, last and least, I want to thank our IT section, Dr. Harishji Singhal, Dr. Kapil, Mr. Kapil, and Mr. Mahendraji, and the other colleagues, whole the IT team of university, that they have spared a lot of time and made this program successful. Thanks a lot to each and every person concerned with this program. Thank you, and thank you once again. Thank you once again. Anybody else who wants to share his views, he is welcome now. Anybody else who wants to share his views? Dr. Avinash ji, Dr. Kavita ji, Dr. Mita ji, Dr. Avjit Patel ji, or anybody else, they are welcome, please. Yes, sir. Good morning. Good morning. Okay, sir. May I speak a few words for today's webinar? Please name yourself, sir. Please name yourself, sir. Dr. Abhijit Patil. Sir. Actually, I am on the mobile now because in our university the light has gone now. Light load shedding is there, and I'm outside the outside the campus and outside the building. Okay. And that's why I'm not able to see the names. so that's why I couldn't identify. Sir, please share. Yes, sir. Yes. So actually, I'm taking this opportunity and this platform to give a great gratitude towards respected Dr. Saroj Patil, madam, who is actually my teacher when I was in post graduation in Akurdi, Ayurved College, Akurdi. When madam was working there, where we were in postgraduate course, and besides her outstanding knowledge, she is very well known about her very humble, very kind nature. And when we were in post graduation, she was just like a mother figure for all of us, and she has given lot of knowledge to us, and it is a very great opportunity to attend her lecture almost, I think, after 15 years, because after that I couldn't get any opportunity to hear madam in any kind of seminar or any kind of webinar. So just I was waiting for today's webinar since it was announced by you. So today's webinar and today's lecture was just extraordinary, just outstanding. As we have attended madam's lectures during our post graduation. So thank you very much, madam, for your knowledge which today you have given. And most of the times we remember when we are teaching our students. So in particular points, we actually remember madam's lectures when we actually click that this point was told by madam when we were in postgraduate. So that point, that study, that knowledge, we really recall when we teach our students. So she is a very good mentor. She is a very good teacher, and after that, she is a very good a family member for all PG students also. So thank you very much, madam, for this great lecture. Thank you very much for giving me opportunity to speak. Thank you, Avijit ji. Yes. I'm very much thankful to you that you are present in each and every lecture organized by us, by CHRD, in this lecture series related to dedicated to Professor D.J. Thatte sir. I personally also thankful to you, and you have truly said that the Madam Professor Patil is a very down to earth, a very humble, is a very good person itself, and I really would like to appreciate that. I have been in collaboration in some programs with her, and I have seen that she is a very knowledgeable and very
very good person itself in itself. Yeah, So yeah, that's yeah, very true, sir. That no is doubt, very no doubt, no doubt. Yeah. And in this program, naturally, we are organized. We do have so many personalities across the nation, and we have to engage the personalities in the program. But we have limited lectures, and this is our fate enough that we could manage that. Professor Patil ji accepted our invitation and joined us, and I'm very much once again thank Dr. Patil that she accepted our invitation. Anybody else who wants to speak after Dr. Abhijit Patil from Bhopal, Principal RKDF College, Ayurved College, Bhopal? Anybody else who want to share his views? Hello, sir. This is Uh-huh. Dr. Kavita from Nagpur. Yeah, Dr. Kavita ji, namaskar. Welcome very much. Very Please. knowledgeable series from your Yeah. side, sir. And we all appreciate your work. And Dr. Saroj Patil, I am fan of her. And she is always humble to us. And I follow her always, her lectures and all that. I had been when I was in UG. So I am very much glad to hear her for after so long a period. And she has explained marvelously and everything in very precise manner. And your lecture series are very interesting and very knowledgeable. The first lecture series was also with the spiritual and Ayurveda and anatomy. It was very nice. Now today it is also very nice. Hello. Madam also for her beautiful lecture. Thank you. Thank you, Raksa. Thanks a lot. You have truly said she is a very dedicated lady for the science, and it shows her dedication. Actually, when I contacted him, she was busy. Actually, this time I could contact him later because I didn't. Our earlier program 14 days ago, in between, I have lost my phone, and that's why I lost my contacts as well. Then I in between around 4 to 5 days passed on, and then I got my phone back and retrieved my contacts. Then only I could contact madam. That's why I could give him a little bit of time to prepare her presentation. And in between also she was busy with the DRC meetings, and she told that on 13th or 14th we would be busy with the DRC. And but I will try, and I will let you know if I could manage it. And she tried, and she could manage, and that is what the academics win over the administration. And it should be for the academic fraternity that academics should always win over the administration. Administration should be there, but academics should always be on the upside. So I'm very much thankful in this context, naturally. So once again, and anybody else, who wants to share is with Professor Nilesh Kodeji. If you are present here, can you please share your views? Professor Nilesh Kodeji. Nilesh Kodeji. I think he is not here. Professor Mahendraji is there? Professor Mahendraji is there? I think he is also not there. Dr. Avinash Srivastav ji is there? Dr. Avinash Srivastav ji is there? I think he is also busy with some administrative work somewhere. Anybody else who wants to speak, then we can